महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र बुधवार को नारेबाजी के साथ शुरू हुआ। विधान भवन की सीढ़ियों पर बैठे विरोधी दलों के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने शिंदे गुट के मंत्रियों और विधायकों का स्वागत 50 खोखे एकदम ओके नारा लगाकर किया। पहले दिन की कार्यवाही में विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति और जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति चुने जाने पर अभिनंदन प्रस्ताव पेश किया। शिंदे फडणवीस सरकार का पहला सत्र है। अनुमान था कि विपक्ष जमकर हंगामा करेगा। विनोद ओझा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। विनोद, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ है। विपक्ष तख्तियां लेकर, बैनर लेकर बाहर खड़ा हुआ है और नारेबाजी कर रहा है। बिल्कुल पूजा, कल से मानसून सत्र शुरू हुआ है महाराष्ट्र में और मानसून सत्र शुरू होते ही विपक्षी दल हावी हो गए हैं और कल इकट्ठे आकर के और सुबह में जब मानसून सत्र शुरू हुआ उसके पहले से ही इकट्ठे होकर और नारे लगाने शुरू किए और ये 50 खोखे एकदम ओके ये नारा बहुत फेमस हो गया, हर के जुबान पे चल रहा है। और जब उनके मंत्री और उनके विधायक जा रहे थे भाजपा के और एकनाथ शिंदे गुट के, तो ये नारे लगाए जा रहे थे और इस नारों के साथ साथ और भी छींटाकशी की जा रही थी उन विधायकों पर, जैसे गद्दार शब्द का प्रयोग करना और भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। ये राजनीति में सुनने में अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली कल महाराष्ट्र के राजनीतिक विपक्षी दलों द्वारा ये देखा गया है पूजा। बिल्कुल विनोद, और ये इस तरह की तस्वीरें, इस तरह का विरोध जो है ये आजकल का ट्रेंड बन गया है। चाहे कोई भी विधानसभा हो, विधानमंडल हो, ऐसी तस्वीरें अमूमन सामने आती हैं। विनोद, अब तैयारी क्या है, विपक्ष की क्या तैयारी है? आज के हंगामे के अलावा क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरेंगे? देखिए, मुद्दे बहुत है। जैसे एक तो मुद्दा है क्योंकि महाराष्ट्र में बारिश बहुत हुई है, किसानों को नुकसान बहुत हुआ है। विपक्ष पहले से आरोप लगाते आया है कि किसानों को कोई देखभाल नहीं कर रहा, उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उनको मुआवजा देना चाहिए। काफी फसल नुकसान हुई है। चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार देर से हुआ है उसके ऊपर भी आरोप लगते रहे थे और ये जब सत्र शुरू हुआ है तो इस विधानसभा के अंदर भी ये सब मुद्दे देखे जा रहे हैं और ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके ऊपर जवाब मांगा जा रहा है। कुछ डिसीजंस हो रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में जाना जाता है दही हंडी एक बहुत मशहूर त्योहार है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कल मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कर दी थी कि इसको खेल का दर्जा दिया जाएगा, मींस प्रो दही हंडी अब महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है। तो इस पे कानून बनाया जा रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे चर्चा होनी है, लेकिन विपक्ष बहुत हमलावर है। कितने बिल पास होंगे, कितने कानून बनाए जाएंगे, क्या क्या होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन विपक्ष का हमला जारी रहेगा ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, विपक्ष तो आक्रामक है ही और कहते हैं विनोद कि अगर एक मजबूत लोकतंत्र आपको चाहिए तो मजबूत सरकार के साथ आक्रामक विपक्ष भी बहुत जरूरी है। सरकार की क्या तैयारियां हैं? सरकार की क्या एजेंडा रहेगा? क्या क्या विधेयक हैं जो रखवाने हैं इस बार के विधानमंडल में? देखिए, सरकार की अपनी तैयारी है। कई मुद्दे हैं विकास को लेकर के, कई मुद्दे हैं जो बजट को लेकर के है, क्योंकि जब ये सरकार बनी थी तो महाविकास आघाड़ी के द्वारा जितने भी बजट पास किए गए थे सबको रोक दिया गया था और इस विधायक में अब एक एक विधेयक, एक एक वो बिल फिर से पास किए जाएंगे। जो जरूरी होगा उस बजट को लाया जाएगा, क्योंकि काम बहुत रुका हुआ है। करोड़ों रुपए एक एक बिल के ऊपर दिया गया था, एक एक बजट में पास किया गया था, जो अभी रोका हुआ है। तो सरकार की ये पहले प्राथमिकता होगी कि जो भी काम रुके हुए हैं और जिसको स्पीड से चलाना है, जो सरकार बोल रही है कि डबल इंजन की सरकार है, तो वो प्राथमिकता पहले होगी और सरकार उसको आगे लेकर के आएगी, ऐसे आशा व्यक्त की जाए। आज क्या कार्यवाही हुई? आज किस तरह से सदन चला विनोद? आज सदन हंगामे के साथ ही शुरू हुआ है और शाम तक उम्मीद है कि कुछ अच्छी खबर निकल करके आएगी। कुछ विधायक पे जो विधेयक पास करना है वो पास होंगे, लेकिन ये शाम तक समझ में आएगा कि क्या क्या एक अच्छी तरीके से और सबके सहमति से विधेयक पास किया जाता है, कानून बनाया जाता है। बिल्कुल विनोद, लोकतंत्र में इस तरह का जो धरना है, प्रदर्शन है, वो जायज है और होना भी चाहिए। लोकतंत्र और मुखर होता है, मजबूत होता है। लेकिन अमूमन जब ऐसी तस्वीरें आती हैं कि
पूरा का पूरा जो सदन है, जो कार्यवाही है, वो हंगामे की भेंट चढ़ गई, तब लगता है कि जनता के पैसे का कितना दुरुपयोग होता है। तो विपक्ष को भी समझना चाहिए कि विरोध ठीक है, लेकिन एक मर्यादा में रहकर विरोध भी करें और सदन की कार्यवाही जो है वो चलती भी रहे, काम भी हो, ये भी सुनिश्चित करना होगा विपक्ष को। बिल्कुल पूजा, ये सुनिश्चित करना होगा। और ये जो धरना प्रदर्शन बाहर चल रहा है, ये तो ठीक है, बाहर होता है, होना भी चाहिए। लेकिन जब विधानसभा के अंदर ये हंगामे होते हैं और जब कामकाज रुक जाता है, उसमें जनता को नुकसान बहुत होता है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहता है। कभी कभी विधानसभा में देखने को मिलता है कि लोग अध्यक्ष के कुर्सी के नजदीक पहुंच जाते हैं और कामकाज बंद कर देना पड़ता है, विधानसभा चलती नहीं है। तो अगर उस तरीके की विधानसभा के अंदर विपक्ष हंगामा करता है तो वो तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा। लेकिन ये बाहर के हंगामा चल रहा है, एक दबाव तंत्र है, एक प्रेशर की राजनीति की जा रही है, वो कहीं तक उचित भी है, क्योंकि विपक्ष का एक काम है पक्ष के ऊपर और सरकार के ऊपर दबाव डालना, जो विपक्ष कर रहा है। लेकिन अगर विधानसभा के अंदर कामकाज सुचारू रूप से चलता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे अच्छे कानून आएंगे, जनता के लाभकारी सब फैसले होंगे और उसमें जनता को लाभ होगा। बिल्कुल, जनता भी बहुत उम्मीदों के साथ कार्यवाही देखती है, सुनती है, समझने की कोशिश करती है, क्योंकि वो भी बहुत सी चुनौतियों से घिरी हुई है। और अगर हाल फिलहाल की चुनौती का जिक्र करें तो विनोद, जिस तरह आप भी बता रहे थे कि महाराष्ट्र में कई इलाके डूब चुके हैं, हाहाकार है, बाढ़ का पानी, बरसात का पानी लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में सरकार क्या काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है, उसके लिए क्या योजनाएं हैं, क्या चर्चाएं होंगी, इन सब चीजों को लेकर जनता भी बहुत आस के साथ चाहती है कि कार्यवाही चले सदन की। बिल्कुल, जनता को आशा है और खास करके किसानों को बहुत उम्मीद है कि ये जो सत्र चल रहा है इसमें किसानों के फायदे के लिए कुछ चीजें लाई जाएंगी, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है, उसकी भरपाई किसान नहीं कर सकते हैं। और जो महाराष्ट्र में एक देखा जाता है कि किसान आत्महत्या कर लेते हैं, निराश हो जाते हैं, तो एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा भी था कि कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, उनके जो भी सुख सुविधा की चीजें हैं लाई जाएगी। तो उम्मीद है कि ये जो विधानसभा का सत्र है उसमें खास करके किसानों के लिए जरूर कुछ न कुछ अच्छी खबर आने की उम्मीद। चलिए, शुक्रिया आपका विनोद ओझा, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, देखना होगा शाम तक क्या क्या कामकाज होता है, क्या चर्चाएं और क्या योजनाएं। आगे बढ़ते हैं। अमृत महोत्सव के अवसर पर महाराष्ट्र में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज राज्य के सभी लोगों से 11 बजे वो जहां है वहीं पर राष्ट्रगान गाने का आह्वान किया था। इसी कड़ी में नासिक में कई स्थानों पर राष्ट्रगान संपन्न किया गया। तस्वीरें सातपुर पुलिस थाना क्षेत्र की हैं। इसके अलावा सभी स्कूलों, कॉलेजेस, सरकारी कार्यालयों के साथ साथ सभी पुलिस थानों में सामूहिक राष्ट्रगान किया गया। नासिक में लगातार बारिश हो रही है। नासिक के बांध या तो पूरी तरह भर चुके हैं, ऐसे में बढ़ते जलस्तर के चलते प्रशासन की ओर से इन बांधों से निरंतर जल निकास की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसके चलते नदियों में पानी भरा हुआ है। नासिक के गंगापुर बांध से छोड़े गए पानी से शहर से गुजरने वाली गोदावरी नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। इसको लेकर जहां एक ओर प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है, वहीं दूसरी ओर शहर से कुछ लापरवाह बच्चे नदी के पानी में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। फिर हादसे होते हैं और फिर लोग प्रशासन को कोसते हैं। लोगों को समझना चाहिए कि अपने बच्चों को रोकें, बढ़ते जलस्तर में अपने बच्चों को या खुद न जाएं। कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। शाहिद इकबाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं नासिक से। शाहिद, तस्वीरें हम देख रहे हैं जो डराने वाली हैं, दहशत पैदा कर रही हैं। बच्चे हैं जो कि बढ़ते हुए जलस्तर में बीचों बीच खड़े हुए हैं। कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो दोष प्रशासन को जाएगा। जी, मैं ये बता दूं आपको कि नासिक में जिस तरह से भारी बारिश हो रही है और जिसकी वजह से गंगापुर बांध का जलस्तर बढ़ा हुआ है और इसकी वजह से पानी छोड़ने की वजह से जो गोदावरी नदी है उसमें जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसका जो नासिक शहर से लगातार बीचों बीच से बहती है और इसके लिए प्रशासन ने सतर्क रहने के आदेश भी जारी किए हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए तफरीह का, सैर का और एंजॉय का एक मोमेंट बन चुका है और बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर अपनी कलाबाजियां कर रहे हैं, तैर रहे हैं, करतब दिखा रहे हैं और अलग अलग प्रकार से करतब दिखाते हुए तैराकी कर रहे हैं। हालांकि सरासर ये गलत है।
इससे पहले भी आपको मैं बता दूं कि नासिक में कुछ ही दिन पहले एक बच्चे की इसी तरह से तैरने के लिए खुदी मारने के बाद बह गया था, जिसे ढूंढने में आपदा प्रबंधन को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा था और कई दिनों बाद ये लाश मिली थी। कहने का मतलब ये है कि प्रशासन को कुछ ऐसे इंतजाम वहां करने होंगे जिसकी वजह से बच्चे उस जगह पर ना आए तैरने के लिए, वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, पाबंदी लगाई जाए, ताकि बच्चों की जान जोखिम में न डाला जाए। और साथ ही साथ मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी लापरवाही इनके माता पिता की है, परिजनों की है, जिन्होंने अपने बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्यों इस तरह की लापरवाही वो कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, जिसका खामियाजा बाद में परिजनों को भुगतना पड़ता है। प्रशासन को भी कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आ रही है कि उन्होंने भी इस पूरे मामले में गंभीरता बरतना चाहिए और रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए यहाँ पर प्रतिबंधक कार्रवाई करनी चाहिए। शायद जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, 3-4 बच्चे हैं जो कि बीचों बीच जलधारा में मस्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती आनंद ले रहे हैं, लेकिन किनारे पर बहुत लोग खड़े हैं। चाहते तो उन लोगों की भी जिम्मेदारी थी कि इन बच्चों को रोकते अंदर जाने से। देखिए कैसा होता है कि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो किसी की एक नहीं सुनते हैं, फिर भी कुछ लोग जो जिम्मेदार होते हैं उनको क्या है ना, उसमें ऐसे भी लोग होते हैं नागरिक जिन्हें देखने में मजा आता है और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलना तो चाहते हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं सुनते। अब जो बोलना चाहता है और उनके नहीं सुनते तो खामोशी से अपना तमाशा देखते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि किसी न किसी को आगे आना चाहिए और उससे आकर इन बच्चों को रोकना चाहिए। नहीं कुछ होता है तो वहां पर पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को इसकी सूचना देनी चाहिए ताकि ये जो बच्चे यहाँ पर कर्तव्य दिखा रहे हैं, तैर रहे हैं, इनको वहां से पुलिस हटाए और इनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई करे ताकि इसके बाद कोई बच्चा इस तरह के यहाँ पर जोखिम भरे काम यहाँ ना करे और इस तरह से अपनी जान को जोखिम में न डाले और किसी तरह के नुकसान से बचे। इस समय क्या वहां पर हालात बने हुए हैं शाहिद, और मौसम विभाग का क्या अनुमान है? ये जो लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, कहीं तेज बारिश हो रही है, ये कब तक स्थिति यूं बनी रहेगी? देखिए अभी फिलहाल तो नासिक में जो देखा जाए तो हालात यानी काबू में है और बारिश थमी हुई है, लेकिन आज जिस तरह से मौसम विभाग ने पुणे और मुंबई में हाई अलर्ट की घोषणा की है, भारी बारिश की चेतावनी दी है और खासतौर से विदर्भ में भी कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी यहाँ दी गई है, जबकि कुछ दिन 2-3 दिन से विदर्भ शांत था जहाँ पर बारिश थमी हुई थी, लेकिन जहाँ जिस तरह से गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर या गढ़चिरौली इन जगहों पर लगातार बारिश हो रही थी और अभी भी बाढ़ जैसे हालत पूरे भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में बने हुए हैं, जिसकी वजह से आज जो गंगा का जल स्तर है कुछ उसमें कमी हुई है और राहत जो मिली है गढ़चिरौली को मिली है, लेकिन भंडारा में ब्रह्मपुरी करके जो क्षेत्र है चंद्रपुर का, वहां पर अभी भी बाढ़ जैसी हालतें बनी हुई है, जिसकी वजह से हालत बहुत बिगड़े हुए हैं और साथ ही साथ नासिक के लिए तो अभी राहत भरी खबर है, लेकिन अभी फिलहाल जल स्तर अगर किसी तरह से बारिश ज्यादा हो जाती है और जल स्तर बढ़ता है तो उसको काबू में रखने के लिए प्रशासन लगातार गंगापुर बांध से बांध का पानी छोड़ रहा है ताकि किसी भी बड़ी घटना से बचा जा सके, नुकसान से बचा जा सके, बाढ़ जैसी परिस्थिति से बचा जा सके। लेकिन आपको मैं बता दूं पूजा कि सबसे बड़ा ये पूरे क्षेत्र में जो बारिश हो रही है इसका खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है तो किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान पूरे विदर्भ में, पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है और किसान लगातार राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मदद की गुहार लगा रही है। अभी तक उनको मुआवजे के लिए सर्वे नहीं हो रहे हैं। हालांकि अभी जो अधिवेशन चल रहा है इसमें केंद्र सरकार से सभी को उम्मीद है कि किसानों के मुआवजे के लिए काम करेगी। शाहिद, शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल सीधा रुख करते हैं गोरखपुर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, तो तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर आज कई योजनाओं का लोकार्पण। गोरखपुर से सीधी तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। लगातार मुख्यमंत्री सियासी दौरों पर हैं, कई जिलों में सौगात दे रही हैं। कल शामली और सहारनपुर का दौरा किया था और आज गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
काम किया उसके लिए भी धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। निवेदन करना चाहता हूं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। और सीधा रुख गोरखपुर का, जहां पर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। कमजोर है, उसमें भी और सुधार करने की जरूरत है। मैंने कई बार आग्रह किया है, बिजली सुलभ गई है और ज्यादा सुधार की जरूरत है। निश्चित रूप से इस दिशा में भी अच्छा प्रयास हो रहा है और थोड़ा करने की जरूरत है। स्वास्थ्य की चिंता महाराज जी की प्राथमिकता है। बेलघाट में एक उच्च सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने, निश्चित रूप से जिससे यहाँ के लोगों का जनजीवन किसी प्रकार से चल सके। खजनी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें महाराज जी कोई भी नगरपालिका नहीं है। नगरपालिका टाउन एरिया में होने के कारण नगरीय निकाय का पूरा मंत्रालय क्षेत्र में काम करता है और इसलिए निवेदन है कि बेलघाट, खजनी, मादेवा और सिकरीगंज का प्रस्ताव गया हुआ है। इसमें से परीक्षाओं उपरांत नगरीय निकाय बन जाए तो मुझको लगता है बड़ा भारी चमत्कारी उपलब्धि होगी। महादेवा विकास खंड बनने के लिए आतुर है। आज के समय में पहले से प्रस्ताव गया हुआ है। महादेवा विकास खंड हजार घाट जिसको कहते हैं, बने तो अच्छी उपलब्धि होगी। बिजली में हमारा 64 का इलाका है जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा पूरा विधानसभा, लेकिन 64 ने अपने मतभेदों को भूल करके इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी के कमर को खिलाने का काम किया। वहां पर एक सब स्टेशन की मांग बहुत दिनों में चल रही है, वो भी पूरा हो। बाकी आपसे कोई चीज छिपा नहीं है, आप स्वयं समझदार हैं। खजनी विधानसभा के पिछड़ेपन को निश्चित रूप से आगे विकास उन्मुख करने की दिशा में आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं और बड़ा प्रयास हो जाएगा तो यहाँ के लोगों का जनजीवन उच्च स्तर पर खड़ा हो जाएगा। यही निवेदन करता हुआ एक बार पुनः आपका श्रीमान जितेंद्र प्रसाद जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम स्वागत उद्बोधन की अगली कड़ी में मंच पर उपस्थित माननीय। तो गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई सौगातें गोरखपुर वासियों को मिलेंगी। कार्यक्रम में मौजूद और बड़ी खबर इस समय मुंबई के रायगढ़ से आ रही है, जहां पर संदिग्ध नाव मिली है। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। नाव से AK-47 और हथियार बरामद। संदिग्ध नाव रायगढ़ से मिली। बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। नाव में AK-47 और हथियारों का जखीरा था। आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। मुंबई के पास रायगढ़, जहां पर यह बड़ी घटना, जहां संदिग्ध नाव मिली और जब तलाशी ली गई तो बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं। AK-47 बरामद हुए हैं और भी कई हथियार बरामद हुए हैं इस संदिग्ध नाव से। राजन मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजन, अब पूरी जानकारी दे तफसील से कि ये कितनी संख्या में हथियार मिले हैं, कहां से बरामदगी हुई है और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये मुंबई से सटे रायगढ़ का इलाका है और यहाँ पर जो है 2 संदिग्ध जो है वो नाव बरामद की गई और नावों में हथियार जो है वो जो है रखा गया था और इसी की खबर जो है वहाँ के एक लोकल ने वहाँ की जो पुलिस है उसको इस बात की जानकारी दी। और आपको बता दें कि नाव मिलने के बाद जो है और उसके हथियार मिले और उसके बाद जो रायगढ़ का जो पूरा इलाका है वहाँ पर अभी हाई अलर्ट है और ये जानकारी मिल रही है कि उन नावों में एक नहीं बल्कि 3 AK-47 जो राइफल है वो बरामद है और पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और हो सकता है इस पूरे मामले की जो जांच है वो ATS करे,
क्योंकि आपको बता दूं कि इस नाव में कोई भी शामिल नहीं था, केवल इस नाव में जो है वो 3 AK-47 था। ये नाव कहाँ से आया, इसमें ये हथियार जिसे पिकअप करना था और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, इन तमाम मामलों की अभी फिलहाल जो है वो जांच हो रही है। बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है, इस समय हड़कंप दहशत का माहौल भी होगा, क्योंकि ऐसी घटना जब मुंबई दिल्ली थी तब भी सबको याद है। समुद्र के रास्ते आतंकी आते हैं, घुसपैठ की वारदात को अंजाम देते हैं, बड़ी साजिश को अंजाम देते हैं। इसके बाद इस समय अलर्ट पूरे मुंबई में। और बिल्कुल देखिए, मुंबई से सटे रायगढ़ का ये इलाका है और जब यहाँ पर जब वो संदिग्ध नाव मिली और एक लोकल ने जब वहाँ के पुलिस को जानकारी दी तो पुलिस की जो टीम है वो फौरन वहाँ पर पहुंची और वहाँ पे जो लोकल जो मछुआरे थे उनकी मदद से नाव को बाहर निकाला गया। और जब नाव को बाहर निकाला गया तो उसमें 3 AK-47 जब राइफल जो बरामद हुई तो पुलिस के जो है वो छुड़ गए। और उसके बाद अब पूरे की पूरा जो आसपास का जो रायगढ़ का जो इलाका है इसे हाई अलर्ट पर कर दिया है और एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर सकती है कि आखिरकार नाव कहां से आया और कौन कौन से लोग शामिल हैं। इस सभी कड़ियों की जांच जो है एटीएस की टीम भी कर सकती है। फिलहाल अभी वहां पर जो है बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, अभी किसी को भी वहां पर जो है अंदर जाने का परमिशन नहीं है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच एटीएस कर सकती है, ऐसी जानकारी आ रही है। राजन, और जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जो नाव हम देख रहे हैं, वो छोटी नाव नहीं लग रही राजन। और बिल्कुल देखिए, ये आमतौर पर ये जो है मछुआरे जो है इस नाव का जो है उपयोग नहीं करते और जब मछुआरों को लगा कि इस तरीके का नाव ये कोई नाव बाहर का आया है और तो ऐसे में फौरन जो है और उस नाव में जो है कोई भी नहीं था तो ऐसे मछुआरों को जो है वहाँ पर शक हुआ और फौरन जो है मछुआरों ने पुलिस को जानकारी दी, क्योंकि ऐसा एक बार 26/11 में हो चुका है ताकि समुद्र से ही जो है आतंकवादी जो थे वो गेट ऑफ इंडिया के अंदर एंट्री की और मुंबई 26/11 का जो एक ब्लैक डे जो अभी भी जब मुंबई पर याद करता है, देश पूरा देश याद करता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके की घटना दोबारा ना हो इसके लिए एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर सकती है और पूरा का पूरा जो रायगढ़ है वो हाई अलर्ट पर है। शुक्रिया आपका राजन मिश्रा। अपडेट इस खबर पर लगातार आपसे लेते रहेंगे। रायगढ़ से बड़ी खबर, संदिग्ध नाव मिली है, 3 AK-47 और हथियार बरामद हुए हैं। पूरे इलाके में हाई अलर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। जय हिंद।